हेलो एवरीवन, वेलकम टू होम साइंस क्लासेस। होम साइंस क्लासेस में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आपको पता है कि हम बात कर रहे हैं हेल्थ साइंस की। हेल्थ साइंस में भी कल हमने स्टार्ट किया था कुछ सामान्य घरेलू दुर्घटनाओं के बारे में, जिसमें हमने कुछ चीज़ें कल ही चर्चा कर ली थी। क्लास कल की हमारी पूरी नहीं हुई थी, कल हमने आधा ही देखा था, उसके आगे का भी हमें देखना है। तो चलिए एक बार हम देखते हैं कि कल हमने क्या-क्या पढ़ा था। सबसे पहले हमने ये देखा कि ये सामान्य सी दुर्घटनाएँ होती कैसे हैं? इनके कारण क्या-क्या हैं? ये जो दुर्घटनाएँ होती हैं, इनके कारण क्या-क्या हैं? जिसमें हमने देखा था अशिक्षा है, अज्ञानता है, असावधानी है, मनोवैज्ञानिक कारण हैं, कुछ सामाजिक कारण हैं, साथ ही साथ जीव-जंतु आदि के काटने से भी दुर्घटनाएँ हो जाती हैं। फिर हमने देखा था अगर घर में या जो सामान्यतः ये हम घरेलू दुर्घटनाएँ देख रहे हैं, तो ऐसे में कोई व्यक्ति अगर जल जाता है या फिर झुलस जाता है, तो हमें क्या करना चाहिए? हमने जलने का प्रकार भी देखा था, तो जिसमें हमने ये देखा था कि व्यक्ति एक तो झुलस जाता है, दूसरा उसके स्किन पर फफोले पड़ जाते हैं। तीसरा जो था वो जो स्नायु तंत्र है जहाँ पर व्यक्ति जला है वो नष्ट हो जाता है। तो ये 3 प्रकार का जलना हमने कल देखा था। अब व्यक्ति जल गया है तो उसका उपचार भी करना है। तो उसके उपचार में कुछ चीज़ें हमें ध्यान रखनी है, जैसे उसके ऊपर भूल कर भी हमें पानी नहीं डालना है। कपड़ा चिपक गया है तो नारियल के तेल से उसे हमें तरल करके आराम से निकालना चाहिए। बरनाल का प्रयोग करना चाहिए या फिर कच्चे आलू कुचल कर उस पर जले स्थान पर लगाना चाहिए, इससे उसे ठंडक मिलती है। नारियल का तेल और चूने का पानी सबसे अच्छा होता है। घबराहट व बेचैनी दूर करने के लिए ग्लूकोज़ या फिर उसे ब्रांडी दी जा सकती है। साथ ही साथ हमने देखा था अगर व्यक्ति मूर्छित हो गया है तो उसे हमें अमोनिया सुंघाकर होश में लाना चाहिए। अमोनिया का घोल घायल अंग पर भी डालना चाहिए। साथ ही साथ हमने देखा था अगर वस्त्रों पर आग लगी है तो हमें किन बातों का ध्यान रखना है। वही व्यक्ति को तब तक लुढ़काएँ जब तक कि उसकी आग बुझ ना जाए। पानी नहीं डालना है। व्यक्ति को कंबल, दरी या फिर किसी मोटे चीज़ का प्रयोग करके हमें उसकी आग को बुझाना है। अगर हम तेज़ाब से जलते हैं, तेज़ाब से भी तो हम जलते हैं, तो तेज़ाब से जलने के लिए हमें उपचार क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले तो हमें ये ध्यान देना है कि गंधक नमक और सोरे का जो तेज़ाब है, वो बहुत तेज़ होता है, ठीक? तो इसके उपचार में आप क्या कर सकते हैं, हल्के क्षार से इसको आप धुलाई कर देंगे, ठीक? और हमें जहाँ पर तेज़ाब गिरा है, जिस स्थान पर, वहाँ पर हमें कच्चे दूध को डालना है। और दूध आप कब तक डालेंगे? दूध आप तब तक डालते रहेंगे जब तक कि दूध फटना बंद ना हो जाए, ठीक? अगला है क्षार से जलने पर, तो जो चूना है, कास्टिक है, पोटाश है, ये सारे काफ़ी तेज़ क्षार होते हैं। इनका उपचार हम कैसे कर सकते हैं? तो इसका घरेलू उपाय है, जैसे सिरका हो गया, नींबू हो गया, इसके रस को मिलाकर लगाने से जो क्षार का प्रभाव होगा, वो कम हो जाएगा। ये तो हमने देखा था जलना। साथ ही साथ हमने डूबने की भी बात की थी कि अगर कोई व्यक्ति डूब रहा हो पानी में तो क्या होगा? यानी कि हम उसकी रक्षा कैसे करेंगे? तो जब व्यक्ति डूबता है तो उसके फेफड़ों में पानी भर जाता है। उसे हमें क्या करना चाहिए? उसको साँस लेने में भी तकलीफ़ होती है। तो व्यक्ति को हमें उल्टा लेटाकर उसे उल्टी करवाना चाहिए, ताकि जो भी कचरा उसके गले में फँसा है वो सारा निकल जाए, ठीक? साथ ही साथ हमें उसे कृत्रिम श्वास देना है जब तक डॉक्टर ना आ जाए, गर्म चीज़ें पीने के लिए देना है।
तो ये तमाम प्रकार के उपाय हम कर सकते हैं। लास्ट में हमने बात की थी साँप का काटना। कल हमारी चर्चा साँप के काटने तक हुई थी। तो साँप के जो साँप काटने से उसके द्वारा जो छोड़ा गया विष होता है वो रक्त संचरण के माध्यम से धीरे-धीरे पूरे शरीर में फैल जाता है और इस विष से हृदय और मस्तिष्क तक फैलने से व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाती है। तो अगर किसी व्यक्ति को साँप काटा है तो हमें क्या करना चाहिए? कटे हुए स्थान से कुछ दूर हृदय की तरफ हमें कसकर बाँध देना चाहिए। कटे हुए स्थान पे हमें एक चाकू या फिर जो ब्लेड है तेज़ धार वाली उससे काट कर जो वहाँ का विषैला रक्त है उसे निकाल देना चाहिए। साथ ही साथ हमें उसके रस को धोने के लिए पोटेशियम परमैंगनेट मिले गर्म पानी से हमें घाव को धोना चाहिए। अगर व्यक्ति मूर्छित है तो उसकी मूर्छा को दूर करना चाहिए। घायल को सोने नहीं देना है। ध्यान रखिएगा अगर कभी भी किसी को साँप काट लेता है तो हमें उसे सोने नहीं देना है। तो ये तो थी हमारी कल की क्लास। आई होप आप सभी ने कल की क्लास को रिकॉल कर लिया होगा। अब हम बढ़ते हैं अपने आज की क्लास की तरफ। ये तो हमारे कल की चर्चा थी। आज हम देखते हैं हमें क्या पढ़ना है। तो आज हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे पागल कुत्ते का काटना। तो पागल कुत्ते के काटने से मनुष्य उसी समय तो नहीं मरता है, लेकिन वो पागल होकर कुछ दिनों बाद मर जाता है। आपने सुना होगा जैसे किसी व्यक्ति को पागल कुत्ते ने काट लिया है, तो व्यक्ति तुरंत नहीं मरेगा और ना ही तुरंत पागल हो जाएगा। हो भी जाता है, तुरंत भी पागल होता है, लेकिन अगर इंजेक्शन वगैरह नहीं लगा है या फिर पूरा इंजेक्शन नहीं लगा है, तो व्यक्ति कुछ दिन बाद जो है पागल होता है। आपने ऐसा सुना होगा कि कई लोग को कुत्ता काटा था, ठीक हो गए थे, लेकिन जब बारिश में बादल के गड़गड़ाहट की आवाज़ होती है, बिजलियों के चमकने की आवाज़ होती है, तो ऐसे में जिस व्यक्ति को पागल कुत्ते ने काटा होता है, उसके पागल होने की संभावना बढ़ जाती है। तो ये जो कुत्ता काटता है ना, इससे इसी पागल कुत्ते के काटने से मतलब व्यक्ति को बहुत उसकी हालत बहुत अधिक खराब हो जाती है। पागल कुत्तों से हमेशा बचाव करना चाहिए। हम सिर्फ पढ़ ही नहीं रहे हैं, ये आपको ध्यान भी रखना है। ये जो घटनाएँ हम देख रहे हैं, सामान्य घरेलू घटनाएँ जो देख रहे हैं, इसे हमें अपने जीवन में भी लागू करना है। ध्यान रखना है कि कभी कोई जल जाए तो हमें क्या करना है, कभी कोई पानी में डूब रहा हो तो हमें क्या करना है, साँप ने काट लिया हो तो हमें क्या करना है, पागल कुत्ते ने काट लिया हो तो क्या करना है। ये सारी की सारी सामान्य दुर्घटनाएँ हैं। आपने देखा होगा घर के आस-पास ही जो जैसे ट्यूबवेल वगैरह होते हैं, तो वहाँ पर लोग कुछ इस तरह से गड्ढा-सा बनवा देते हैं जिसमें पानी जाता है। तो आए दिन देखे होंगे छोटे बच्चे उसमें नहाते कूदते रहते हैं, तो उनके फिसलने से, डूबने से मृत्यु भी हो जाती है। तो ये जो सामान्य सी घटनाएँ हैं, ये हमें अपने आस-पास देखने को मिलती है। हालाँकि हम सामान्य घरेलू दुर्घटनाएँ ही देख रहे हैं। तो जो पागल कुत्ता होता है उससे हमें बचना चाहिए। फिर भी कभी-कभार ये जो पागल कुत्ता है बिना बताए ही व्यक्ति को राह चलते चोट पहुँचा देते हैं। आप जा रहे हैं और ये क्या करेंगे पीछे से पैर पकड़ लेंगे। इनकी पूँछ दोनों टाँगों के बीच में झुकी होती है। इनका चेहरा भी बहुत भयानक सा होता है और ये कुत्ते के मुँह से झाग भी निकलते रहते हैं। इसी वजह से ये बिना किसी कारण ही भौंकते रहते हैं। तो जब भी आप किसी कुत्ते को इस तरह से देखें तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये कुत्ता जो है ये पागल हो सकता है। आपने देखा होगा इसे सामान्यतः कुत्ते नहीं भौंकते हैं, मतलब जो आपके आस-पास होंगे। अब जैसे आप कहीं जाएँगे, अजनबी हैं, तो कुत्ते अजनबियों को देखकर भौंकते हैं। लेकिन हो सकता है जो कुत्ता आपके घर के आस-पास रहता है, अगर वो आपको देखे तो ना भौंके, लेकिन अगर वो पागल है, तो वो ज़रूर भौंकेगा, उसके मुख से झाग आने लगेगी और आपने देखा होगा सामान्यतः
कुत्ते की पूँछ कुछ इस तरह से होती है ना, ऊपर की तरफ मुड़ी होती है। लेकिन जो पागल कुत्ते होते हैं उनकी पूँछ नीचे की तरफ मुड़ी होती है। तो ये कुछ हम देख कर कुत्ते को अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये पागल है। तो हमें उससे हमेशा बचना चाहिए। अब हम इसके बारे में जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है वो समझ लेते हैं। हालाँकि जो हमने अभी सुना वो भी इम्पोर्टेंट है लेकिन हमारे एग्ज़ाम में वो नहीं पूछा जाएगा। पूछा जाएगा आपसे यहाँ से। तो पागल कुत्ते के राल में रेबीज नामक विषाणु होता है। अभी-अभी हमने बात किया। तो जो पागल कुत्ता है उसके लार में आपको रेबीज नामक विषाणु होता है। जब यह कुत्ता किसी व्यक्ति को काटता है तो रेबीज नामक विषाणु भी लार के माध्यम से व्यक्ति के घाव में पहुंचता है, जो बाद में रक्त में मिलकर व्यक्ति के मस्तिष्क तक पहुंचता है, जिससे व्यक्ति को हाइड्रोफोबिया नामक बीमारी हो जाती है। यहाँ पर फोबिया यानी कि डर लगना, हाइड्रो मतलब पानी। तो यहाँ से आपको 3 चीज़ों का ध्यान रखना है। सबसे पहले पागल कुत्ते के लार में कौन-सा विषाणु पाया जाता है? तो कौन-सा पाया जाता है? रेबीज पाया जाता है। साथ ही साथ जो पागल व्यक्ति है, ठीक? जो पागल व्यक्ति है यानी कि पागल व्यक्ति नहीं, जो पागल कुत्ता काटा है जिस व्यक्ति को, उस व्यक्ति को कौन-सी बीमारी होती है? तो हाइड्रोफोबिया। इसका लक्षण क्या है? तो व्यक्ति को पानी से डर लगने लगता है। हाइड्रोफोबिया में क्या होता है? हाइड्रोफोबिया में व्यक्ति को पानी से डर लगने लगता है। तो आपने एक बार कमेंट करके बताइएगा, क्या आप में से किसी ने ऐसे व्यक्ति को देखा है जिसको पागल कुत्ते ने काटा हो, वो पागल हो गया हो यानी कि उसको वो हाइड्रोफोबिया का शिकार हो गया हो? क्या आप किसी ने भी देखा है आप में से? ज़रा एक बार कमेंट करके बताइएगा। तो हम यहाँ बात कर रहे थे कि जब कुत्ता काटता है यानी कि जो पागल कुत्ता काटता है, तो पागल कुत्ते के काटने से हाइड्रोफोबिया नामक बीमारी होती है। रेबीज नामक विषाणु पाया जाता है कुत्ते के लार में। इसमें होता क्या है? तो पानी से व्यक्ति को डर लगता है। व्यक्ति कुत्ते की तरह ही आवाज़ निकालने लगता है, पागल हो जाता है और लास्ट में उसकी मृत्यु भी हो जाती है। ठीक? अब हम इसके लक्षण की बात कर लें कि अगर किसी व्यक्ति को पागल कुत्ते ने काटा है तो इसका लक्षण क्या होगा? सबसे पहले ऐसे मनुष्य को पानी से डर लगता है। अभी-अभी हमने देखा हाइड्रोफोबिया। हाइड्रो का अर्थ हो गया पानी और फोबिया का मतलब हो गया डर लगना या भय लगना। ठीक? तो ऐसे मनुष्य को पानी से डर लगता है, गले में दर्द होता है, भोजन अंदर नहीं निगल पाता है। व्यक्ति भोजन की बात छोड़ दीजिए, व्यक्ति पानी को अंदर नहीं निगल पाता है। आप उसे दाल-चावल दे दीजिए यानी कि दाल-रोटी दे दीजिए, कोई भी चीज़ ऐसी दे दीजिए वो खा लेगा, लेकिन वो पानी को नहीं निगल पाएगा। अगर आप उसे पानी देंगे भी ना, तो वो करीब-करीब 2 से 3 फीट तक वो कूद जाता है, पानी नहीं पी पाता है, मतलब उसको पानी से इतना ज़्यादा डर लगता है। ये मैंने अपनी आँखों से देखा है इसीलिए आपको इतना बेहतर तरीके से बता पा रही हूँ। ठीक? अगला है भोजन अंदर क्यों नहीं निगल पाता है? तो जो गले की उसकी मांसपेशियाँ होती हैं, वो निष्क्रिय हो जाती हैं, ठीक? मानसिक क्षीणता आ जाती है यानी कि वही पागलपन होने लगता है उसके अंदर, तो उसका होता है मानसिक क्षीणता आ जाती है। अब ये हमने देखा क्या? ये तो हमने देखा पागल कुत्ते के बारे में, हमने लक्षण भी देख लिया, हमने रेबीज का नाम सुन लिया, हमने हाइड्रोफोबिया का नाम सुन लिया। अब ये तो सिर्फ कुत्ते की बात की हमने, कुछ और भी ऐसे विषैले कीड़े-मकोड़े होते हैं, जिनके काटने से जो सामान्य सी दुर्घटनाएँ हो जाती हैं। जैसे बिच्छू हो गया, विषैली मक्खी हो गई, छिपकली हो गई, इन सब के काटने पर भी साँप के काटने की ही तरह हम उपचार करेंगे। इसे हमें अलग से पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। क्या करेंगे? तुरंत घाव के दोनों ओर कसकर हम पट्टी बाँधेंगे।
गर्म जल से घाव को धोना चाहिए और साथ ही साथ अभी आपने देखा था कि पोटेशियम परमैंगनेट के बारे में सुना था। जब आपने साँप के बारे में पढ़ा था, तो ये सुना था कि पोटेशियम परमैंगनेट उसके घाव में भर देना है। तो ये जो अभी हमने जीव-जंतु का नाम लिया, जैसे बिच्छू हो गए, कोई विषैली मक्खी हो गई, छिपकली हो गई, तो इन सब के काटने पर सेम उपचार हमें करना है। कैसे? जैसे हम साँप के काटने पर किए थे। तो हमने साँप के उपचार को पढ़ लिया, इसका मतलब हमने विषैले जो मक्खियाँ हैं, छिपकली हैं, बिच्छू हैं, हमें इन्हें अलग से पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। जो कीड़े विषैले नहीं होते हैं, उनके काटने पर भी काटे हुए स्थान पर आपको पोटेशियम परमैंगनेट से धोकर स्प्रिट या फिर अगर आवश्यकता है तो टिंचर आयोडीन लगा देना चाहिए, अगर विषैले नहीं हैं तो भी। ठीक? अब ये तो हमने बात की कुत्ते की और जो भी विषैले हमारे जंतु हैं, कीड़े-मकोड़े हैं, उनके काटने की। अगली जो चर्चा करने वाले हैं हम, वो करेंगे मूर्छा। मूर्छा, मूर्छा तो आप सभी ने सुना होगा। गर्मी का दिन है, आए दिन आपको पता है कि जब हम लोग स्कूल में पढ़ते थे, तो आए दिन गर्मियों के मौसम में देखा होगा जब असेंबली होती थी, यानी कि जब सुबह-सुबह हम कॉलेज या स्कूल जाते हैं तो प्रेयर होता है। सभी लोग लाइन में खड़े होते हैं, हाथ जोड़कर सभी लोग प्रेयर करते हैं। आप में से सभी ने ये सुबह की असेंबली की ज़रूर होगी। तो इसमें क्या होता था गर्मी के मौसम में आपने देखा होगा कोई न कोई इधर कोई उधर, हर एक दिन कोई न कोई बच्चा बेहोश होके गिर रहा था। तो इसमें होता क्या है? अगर यदि रोगी के मस्तिष्क में किसी दुर्घटना के आघात से व्यक्ति का स्नायु संस्थान प्रभावित होता है अथवा मस्तिष्क में किसी कारणवश रक्त का प्रवाह कम हो जाए या रुक जाए या श्वसन क्रिया में अवरोध उत्पन्न हो जाए, तो इसका तात्कालिक परिणाम ये होगा कि व्यक्ति जो है वो मूर्छित हो जाएगा। ठीक? अब मस्तिष्क कार्य करना बंद सा कर देता है, व्यक्ति प्रायः संज्ञाहीन हो जाता है, उसकी सोचने समझने की जो क्षमता है, जो शक्ति है, वो नष्ट हो जाती है। अब ऐसा होता क्यों है? इसका कारण क्या होता है? तो जरा हम कारण पर बात कर लेते हैं। इसका कारण ये होता है कि भोजन की कमी, यानी कि व्यक्ति भोजन लगातार जब कम करेगा तो उसके शरीर में मूर्छा की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। अगला है शुद्ध वायु का अभाव। जैसे छोटा सा कमरा है, कमरा बंद है, तो वहां पर शुद्ध वायु आ नहीं सकती है, लेकिन कमरा छोटा है, लोग बैठे हैं, अशुद्ध वायु फैल रहा है, तो ऐसे में भी व्यक्ति मूर्छित हो जाता है। अत्यधिक थकावट, व्यक्ति अगर अत्यधिक थकावट में है, कोई शोक समाचार सुनना, जैसे एकाएक अचानक ही कभी किसी को कोई बुरी खबर मिल जाती है, कोई शोक समाचार मिल जाता है, तो व्यक्ति को एकाएक धक्का लगता है, हृदय को धक्का लगता है, व्यक्ति बेहोश हो जाता है। मस्तिष्क में चोट पहुँचना, तो व्यक्ति जो है वो उसके मस्तिष्क में अगर चोट लग जाता है, तो भी ये एक कारण होता है व्यक्ति के मूर्छित होने का। अगर हम बात करें कि जैसे जो हिस्टीरिया है और मिर्गी रोग है, इसमें भी व्यक्ति मूर्छित हो जाता है, ठीक? तो हमें ध्यान रखना है कारण क्या-क्या हो सकता है। एक तो भोजन की कमी, शुद्ध वायु का अभाव, अत्यधिक थकावट, कोई शोक समाचार सुनना या अचानक से किसी व्यक्ति को बुरी खबर दे देना, हृदय को धक्का लगना या फिर मस्तिष्क में चोट लगना। इनमें से कोई भी कारण हो सकता है व्यक्ति के बेहोश होने का। ठीक? ये हमने कारण पे बात की। अब हम बात कर लेते हैं कि लक्षण क्या है। लक्षण क्या है? तो ये जो मूर्छा है, मूर्छा से पहले बेचैनी एवं घबराहट होगी। आपने देखा होगा कि व्यक्ति को मूर्छा अगर होने वाला है, व्यक्ति मूर्छा से पहले काफ़ी बेचैन रहता है, उसको घबराहट होती है।
अगला है मूर्छा आते समय चेहरा पीला पड़ जाना। व्यक्ति का जो चेहरा होता है वो पीला पड़ जाता है। हाथ पैर ठंडे हो जाना, यानी कि कपाल और शरीर के अन्य भागों में ठंडा पसीना आने लगता है। हाथ पैर ठंडे हो जाते हैं। श्वसन की गति बहुत ही धीमी पड़ जाती है। ठीक। व्यक्ति जो रोगी व्यक्ति है, रोगी को चारों ओर धुंधला-धुंधला दिखाई देता है। उसे ऐसा आभास होता है कि जैसे उसकी आँखों के सामने बादल सा छा गया है। ठीक? अगला है शरीर निष्क्रिय हो जाना तथा सुनने समझने की जो उसके अंदर शक्ति है उसका नष्ट हो जाना। उसे चक्कर आने लगते हैं और एकाएक मूर्छित होकर भूमि पर गिर जाता है। ठीक? तो ये कई प्रकार के लक्षण होते हैं। हर व्यक्ति में ज़रूरी नहीं ये सारे लक्षण हों। किसी में कुछ सिम्पटम आते हैं, किसी में कुछ सिम्पटम आते हैं। ये सिर्फ़ एक ही रोग की बात नहीं हो रही है और तमाम रोग ऐसे होते हैं जिसमें एक ही रोग व्यक्तियों में अलग-अलग सिम्पटम देते हैं। अब हमने तो बात कर ली, लक्षण की बात कर ली। अब जब हमने लक्षण देख लिया तो हमें इसके उपाय भी होने चाहिए हमारे पास। तो हम उपचार कैसे करेंगे? ठीक? अब हम बात कर लेते हैं उपचार की। उपचार के लिए क्या करेंगे? तो सबसे पहले आपको ध्यान ये रखना है कि ये मूर्छित व्यक्ति को चारपाई पर या फिर ज़मीन पर इस प्रकार लिटाना चाहिए कि मस्तिष्क में रक्त का प्रवाह जो है वो फिर से होने लगे। नीचे की ओर जिसमें रुधिर परिसंचरण है, यानी कि ये तो हम देखेंगे कि जो है मस्तिष्क में रक्त प्रवाह फिर से होने लगे, क्योंकि रक्त प्रवाह जो है वो ठीक से नहीं हो पाता है। दूसरा व्यक्ति मूर्छित है उसको ज़मीन पर लेटाएँ, पैर की ओर हो या सिर की ओर, जिससे रुधिर जो संचरण है वो सिर में अधिक तेज़ी से हो सके। उसके वस्त्र जो हैं हमें ढीले कर देने चाहिए। सिर कुर्सी पर इस तरह से बैठाना चाहिए कि जो सिर है दोनों घुटनों के बीच नीचे की ओर रहे और ज़मीन और हाथ जो है वो ज़मीन की ओर रहे। साथ ही साथ जितना हो सके हमें उसे शुद्ध वायु देना चाहिए, भीड़ एकत्र नहीं होना चाहिए। वैसे आपने देखा होगा अगर कोई व्यक्ति बेहोश हो जाता है तो उसको चारों तरफ से लोग घेर लेते हैं, उसके पास शुद्ध वायु आने की कोई गुंजाइश ही नहीं होती है। तो ऐसे में प्राथमिक जो उपचार कर रहा है उसकी ये कर्तव्य है कि वो भीड़ को हटाए, उसके पास शुद्ध वायु आने दे। साथ ही साथ रोगी को स्मेलिंग साल्ट यानी कि नौशादर तथा चूना सुघाना चाहिए। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर मैंने कुछ पॉइंट नोट किए हैं जिसे आपको ध्यान रखना है। अगर रोगी निगल सके तो एरोमेटिक स्पिरिट ऑफ अमोनिया का आधा चम्मच भरकर तैयार करना चाहिए और थोड़े थोड़े अंतराल में थोड़ी थोड़ी उसके मुंह में डालना चाहिए। अगला है एरोमेटिक स्पिरिट ऑफ अमोनिया की बूंद रुमाल में डालकर रोगी के मुंह पर हवा करना चाहिए। अगला क्या कर सकते हैं? तो रोगी के मुंह पर ठंडे पानी की छींटे लगाना और उसके चेहरे को धीरे धीरे थपथपाना और उसके चेहरे पर गीली तौलिया रखना भी रुधिर परिसंचरण में सहायक सिद्ध होगा और रोगी को चेतना आ जाएगी, रोगी होश में आ जाएगा, उसकी बेहोशी दूर हो जाएगी। तो ये कुछ उपाय हम कर सकते हैं अगर कोई व्यक्ति मूर्छित हुआ है। ठीक? ये हमने मूर्छा के बारे में देख लिया। अब हमें बात करना है मिर्गी के बारे में। मिर्गी के बारे में आप सभी ने सुना होगा। मिर्गी एक बहुत ही भयंकर रोग है। मिर्गी क्या होती है? तो मिर्गी एक भयंकर रोग है। यह रोग बहुत ही कष्टदायक होता है। ये जो रोग होता है ये तंत्रिका तंत्र संबंधी विकार है। इसमें मस्तिष्क से उठने वाली तरंगे जो होती हैं वो अनियंत्रित हो जाती हैं। कैसी हो जाती हैं? तो ये अनियंत्रित हो जाती हैं। ये ऐसा रोग होता है कि जिसमें रोगी को किसी भी समय और किसी भी स्थान पर दौरा
आ जाता है। दौरा आने पर रोगी व्यक्ति खुद को संभाल नहीं पाता है। ऐसा जिसको मिर्गी आता है उसके लिए ये बहुत बड़ी समस्या है। व्यक्ति कहीं भी चल रहा है, यानी कि रोड पर चल ही रहा है, तब भी उसे आ सकता है, या मान लिया वो स्विमिंग कर रहा है, वहाँ भी आ सकता है। साथ ही साथ अगर कोई महिला है, अमूमन महिलाएँ ही चूल्हे पर खाना बनाती हैं, तो चूल्हे पर अगर खाना बना रही हैं, वहाँ पर आ गया तो भी उनके जलने की संभावना हो जाती है। तो ये उनके लिए हमेशा एक खतरा सा बना रहता है। और ये एक प्रकार का पैतृक रोग है, यानी कि घर में माता-पिता को उनसे उनके बच्चों में हस्तांतरित होता है और ये पीढ़ियों से पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता। आनुवांशिक का मतलब ही आपने समझा है कि पीढ़ी दर पीढ़ी चलना, ठीक? अब इसके कुछ लक्षण आते हैं। इसके लक्षण क्या हैं? यानी कि हम पहचानेंगे कैसे कि किसी व्यक्ति को मिर्गी आ रहा है? तो उसके लिए हमें कुछ लक्षण पर भी ध्यान देना है। जैसे जैसे रोगी को बैठे-बैठे या फिर खड़े-खड़े अचानक ही मूर्छा आ जाती है। जो रोगी व्यक्ति है उसको अचानक ही बैठे-बैठे या फिर खड़े-खड़े जिस भी स्थिति में है उसको मूर्छा आ जाती है। दौरा आने से पूर्व शरीर में ऐंठन होने लगती है। अगर व्यक्ति को दौरा आने वाला है तो उससे पहले ही व्यक्ति के शरीर में ऐंठन आने लगती है, ऐंठन होने लगती है। दांत कसकर जकड़ लेते हैं। मनुष्य मुंह से झाग निकलने लगता है और लसदार पसीना आता है। जब व्यक्ति को मिर्गी आने वाली होती है तो ऐसे में व्यक्ति की जो आँखें हैं वो भी बंद हो जाती हैं। श्वसन धीरे-धीरे चलने लगता है, हाथ-पैर झटके के साथ हिलने लगते हैं। अगर किसी व्यक्ति का जो व्यक्ति है उसके दाँत कसकर जकड़ लिए हैं तो आप करेंगे क्या? तो सबसे पहले आप उसके मुँह में कोई जैसे चम्मच की डंडी हो गई या फिर कोई कड़ी चीज़ डाल देंगे जिससे कि जो जीभ है वो दाँतों के बीच ना आए। अगला क्या हो सकता है? तो दौरे की स्थिति में रोगी को पसीना आता है तथा मुँह से कुछ-कुछ झाग भी निकलने लगता है। अब जब ऐसा आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि व्यक्ति की स्थिति क्या है। अब इसके लिए आप उपचार क्या करेंगे? तो ऐसे में आप उपचार ये करेंगे कि शीघ्र ही रोगी को स्वच्छ हवा में लिटाकर पंखा आदि करेंगे। जो रोगी है उसको आप स्वच्छ हवा में ले जाएँगे, वहाँ पर पंखा करेंगे। अगला उपाय क्या कर सकते हैं? तो मुँह को खोलकर दोनों जबड़ों के बीच में चम्मच की डंडी, होल्डर, पेंसिल या फिर लकड़ी का टुकड़ा रख देंगे जिससे जो रोगी है उसके दाँतों से उसकी जीभ ना कटे। अमोनिया सुहाना चाहिए, यहाँ पर होगा अमोनिया सुहाना चाहिए। मूर्छावस्था में जितने उपचार बताए गए हैं उन्हें परिस्थिति के अनुसार करना है। अगर व्यक्ति बेहोश है तो हमें जो ये उपचार बताए गए हैं इन्हीं उपचारों को करना होता है। ठीक? ये तो हमने बात कर ली मिर्गी की। अभी तक हमने क्या किया? सबसे पहले हमने पागल कुत्ते के बारे में बात किया, यानी कि अगर पागल कुत्ता काटा है तो क्या करना है? अगर कोई व्यक्ति मूर्छित हो गया है तो क्या करना है? हमने मूर्छा के कारण को भी समझा, साथ ही साथ हमें कैसे उपचार करना है हमने इसके बारे में भी समझा। तीसरा आज का हमने देखा मिर्गी के बारे में। ठीक? अब जो आज का लास्ट है वो है हमारा लू लगना। अब गर्मी का मौसम आ ही गया है तो ऐसे में लू लगना एक साधारण सी बात है। आपको पता है कि ग्रीष्म काल है, यानी कि ग्रीष्म ऋतु में दोपहरी में सूर्य की तेज धूप और गर्मी हवाओं से दुर्बल व्यक्ति हो गया, बच्चे हो गए, बूढ़े हो गए, घर से बाहर निकलते हैं तो उन्हें लू लग जाती है। घर के अंदर भी अधिक तेज गर्मी लू लगने जैसा ही परिणाम देता है। ऐसा नहीं है कि अगर कोई व्यक्ति बाहर ही गया है तभी उसको लू लगे। अगर घर में अच्छे प्रबंध नहीं हैं इन हवाओं से बचने के लिए तो घर में भी लू लग सकते हैं।
इस दशा में जो शरीर का ताप है, शरीर से ताप के निष्कासन की जो सामान्य शक्ति है वो नष्ट हो जाती है। हमारे शरीर का ताप निकल नहीं पाता है, तो ऐसे में लू लग जाता है। अब लू लगने के कुछ लक्षण दिखाई देते हैं। वो लक्षण है क्या? जरा हम एक बार उनको देख लेते हैं। सबसे पहले नेत्र की पुतलियां सिकुड़ जाना, यानी कि किसी व्यक्ति को अगर लू लग गई है तो उसके नेत्र की पुतलियां जो हैं वो सिकुड़ जाती हैं, सिर में दर्द होने लगता है और उसे चक्कर भी आने लगता है। तो ये हमने सबसे पहला जो लक्षण है वो देखा। मुंह तथा सारे शरीर में खुश्की का अनुभव होने लगता है और प्यास बहुत अधिक लगती है। प्यास हमें ज़्यादा मात्रा में लगती है। साथ ही साथ रोगी को शीघ्र मूर्छा आने लगता है। ऐसी दशा में रोगी का शरीर बहुत गर्म हो जाता है और जो उसका ब्लड प्रेशर है वो निम्न हो जाता है। चेहरा लाल पड़ जाता है और नाड़ी गति से चलने लगती है। ठीक, श्वसन तेजी से चलने लगता है और उसके साथ साथ जोर की आवाज आने लगती है। और क्या होगा? तो श्वेत ग्रंथियां कार्य करना बंद कर देती हैं। अब श्वेत ग्रंथियां कार्य करना बंद कर दी हैं तो इसका परिणाम त्वचा अधिक गर्म और शुष्क हो जाती है। व्यक्ति को तेज बुखार भी आता है। तो ये तमाम प्रकार के लक्षण हमें दिखाई देते हैं अगर किसी व्यक्ति को लू लग गई है तो। ये सारे के सारे लू लगने के लक्षण हैं। अब अगर हमने लू लगने के लक्षण देख लिए हैं तो अब हमें इसका उपचार भी करना चाहिए। उपचार हम क्या करेंगे इसका? तो इसके उपचार में रोगी को सर्वप्रथम छाया या ठंडे स्थान पर ले जाना चाहिए। जो रोगी व्यक्ति है उसको हमें छाये में या फिर ठंडे स्थान पर ले जाना चाहिए। लू से पीड़ित व्यक्ति को तत्काल डॉक्टरी सहायता पहुंचानी चाहिए, अदरवाइज उसकी मृत्यु होने का भी खतरा रहता है। साथ ही साथ रोगी को ठंडे पानी के टब में 20 मिनट तक रखना चाहिए और उसके सारे शरीर की ठंडे पानी से मल कर उसको नहलाना चाहिए। उसके सिर पर बर्फ की थैली रखना चाहिए। आपको पता है कि व्यक्ति क्यों क्यों जो है उसको लू लगा है? उसके शरीर का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो ऐसे में टेम्परेचर कम करने के लिए उसके ऊपर हमें ठंडा पानी डालना है, सर पे बर्फ की थैली रखना है। जितना शीघ्र संभव हो उसके मस्तिष्क को ठंडा रखने की कोशिश करना चाहिए। साथ ही साथ उसका बुखार उतरते ही उसे बिस्तर पर लिटाना चाहिए। अगर फिर से ज्वर उसका बढ़ जाए तो फिर से हमें वही उपचार करना चाहिए। हाथ पाँव पर मेहंदी या प्याज पीसकर मलने से भी लाभ होता है। जो रोगी व्यक्ति है उसके हमें हाथ पैर पर मेहंदी या फिर प्याज पीसकर मलना चाहिए। ये भी क्या होता है? ठंडा होता है। आम का पन्ना लाभकारी है। अब ये आम का पन्ना क्या है? तो रोगी को कच्चे आम उबालकर उसका शरबत बनाकर पीने के लिए देना चाहिए। यही पन्ना कहलाता है, आम का पन्ना। थोड़ा सा प्याज का रस भी रोगी को देना चाहिए, ये भी लाभकारी होता है। साथ ही साथ कोई उत्तेजक पदार्थ नहीं देना चाहिए। जो रोगी है हमें उसे किसी भी प्रकार का कोई भी उत्तेजक पदार्थ नहीं देना चाहिए। जब तक रोगी की जो त्वचा है उसका रंग सामान्य नहीं हो जाता है तब तक उसे कपड़े में लपेट कर रखना चाहिए और थोड़ी थोड़ी देर के बाद उसे पानी यानी कि उस पर पानी डालते रहना चाहिए ताकि जो उसका शरीर है वो अपने टेम्परेचर पर आ जाए। ठीक, ये तो हमने देख लिया कि लू लगने पर क्या करना चाहिए। वैसे हमने बात नहीं की बिच्छू काटने की, लेकिन आपको पता है बिच्छू की जो पूँछ है, पूँछ में वक्राकार डंक होता है। जब बिच्छू किसी भी
व्यक्ति को डंक मारता है तो वो इसके स्थान पर डंक से ही जो है वो विष छोड़ देता है। अब ये जो विष होता है ये नाड़ी तंत्र को कुप्रभावित करता है और ऐंठन अस्थायी ये व्यक्ति को सदमा भी लग जाता है। ऐसे में होगा क्या? तो बिच्छू के बारे में आप सबको पता है, आप सभी ने देखा होगा किसी न किसी को तो बिच्छू ने डंक मारा ही होगा। तो होगा क्या? रोगी को मितली, वमन, दर्द, सिर दर्द इन सारी शिकायत हो जाएँगी। जिस स्थान पर बिच्छू ने काटा है, वहाँ पर जलन भी होगा और बच्चों में इसकी प्रतिक्रिया ज़्यादा देखने को मिलती है। बिच्छू अगर अधिक जहरीला है तो मृत्यु भी हो सकती है। हम इसका उपचार कैसे करेंगे? तो अगर डंक शरीर में रह गया है तो उसको निकालना है। काटने उसको जहाँ पर बिच्छू ने डंक मारा है आपको ब्लेड से काट कर उसके विष को निकाल देना है। काटने के स्थान के ऊपर एक आपको टूर्निकेट बाँध देना है। और आप क्या कर सकते हैं, तो कटे हुए स्थान पर बर्फ रखकर उसकी पीड़ा को कम कर सकते हैं या फिर कटे हुए स्थान पर नोवोकीन का इंजेक्शन लगाने से पीड़ा अनुभव नहीं होता है। ये नाम नोट कर लीजिएगा, नोवोकीन, ठीक? हमने नोट नहीं किया था, तो एक बार आप इसे नोवोकीन ध्यान रखिएगा, इंजेक्शन लगवाया जाता है किसमें? बिच्छू के काटने पर, ठीक? नोवोकीन। तो ये हमारे थे कुछ घरेलू जो दुर्घटनाएँ थी, हमने उससे बचने के जो उपचार हैं, घरेलू उपचार ही हमने इसमें कुछ ऐसा नहीं देखा कि जो हमें मिल ना सके। ये सारे हमने घरेलू उपाय ही देखे और ये घरेलू सामान्य दुर्घटनाएँ हैं, जो कि आए दिन हमारे आस-पास घर में होती ही रहती हैं, ठीक? तो आज के लिए हम बस यही इतना रखेंगे। हमने सारी जो भी सामान्य दुर्घटनाएँ थी हमने उस पर चर्चा कर ली है। तो हमारी आज ये दुर्घटनाएँ समाप्त हो गई। इसके पहले हमने जो है बात किया था कुछ आपके जो प्राथमिक चिकित्सा हैं, प्राथमिक चिकित्सक इनके बारे में बात किया था। तो उम्मीद है कि इसी वीक हमारा ये चैप्टर यानी कि ये हमारा जो टॉपिक चल रहा है हेल्थ साइंस का, ये समाप्त हो जाएगा। इसके बाद हमारा आएगा फिजियोलॉजी, ठीक? तो बस आज के लिए हम यही इतना रखते हैं। क्लास आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ कमेंट भी कर दीजिएगा। आप में से जिन लोगों ने टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किया है, तो वो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। रात 9 बजे वहाँ पर क्विज़ होती है, उसे आप सॉल्व करके अपनी तैयारी को मजबूत बना सकते हैं। चलिए फिर आज के लिए यही इतना रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।